हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 6 चैप्टर 13। आज के चैप्टर का नाम है शाहजहांपुर का खिरनी बाग यात्रा वृतांत। वृतांत का मतलब होता है स्टोरी। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के संदर्भ में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया, किंतु आजाद भारत की भागदौड़ जिन स्वार्थी हाथों में आई, वह हाथ शहीदों को सलामी देने के लिए क्यों झिझके। यहाँ पे क्या प्रश्न हुआ है हमारे पास कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का जब अंत हुआ तो जो लोग भारत के लिए आजाद हुए, यानी भारत के लिए कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी के बाद जिन स्वार्थी लोगों के हाथ में भागदौड़ आई, वो उन शहीदों को सलामी देने के लिए क्यों झिझके। इस प्रश्न का उत्तर खुले शब्दों में यह है कि स्वयं इतिहास में अमर होने की इच्छा से आए, और इसका उत्तर क्या है कि वे लोग स्वयं इतिहास में अमर होने की इच्छा से आए और अपनी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने वालों के मुंह पर कालिक पोत गए, और जो उनकी जो कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने जो कार्य किया, उससे वो उनके मुंह पर कालिक पोत गए। जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, आज हम उनकी पवित्र जन्मभूमि, उनकी स्मृति की उपेक्षा कर रहे हैं। यानी आज जो हमारी जहां पर हम हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, जो इनकी पवित्र जन्मभूमि है, उनकी स्मृति की हम आज उपेक्षा कर रहे हैं। इसी भावना को रखते हुए लेखक ने इस यात्रा व्रत में अपनी वेदना व्यक्त की है। तो पढ़ते हैं हम आगे। यह शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन है। स्टेशन पर इधर उधर नजर दौड़ाता हूं, पर शहीदों की इस नगरी में स्टेशन पर उनके नाम पर कुछ नहीं है, जबकि शाहजहांपुर जनपद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह जैसे तीन क्रांतिकारी शहीदों ने जन्म लिया था। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं लेखक कि वे शाहजहांपुर स्टेशन पे आए, और जब उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो यहाँ पे इस नगरी में, जहाँ पे जो कि शहीदों की नगरी कहलाती है, वहां पे उनका कोई नामो निशान नहीं है, जबकि यहाँ पर तीन क्रांतिकारी शहीदों ने जन्म लिया था। और उनका क्या क्या नाम बताया? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह। ठीक है, स्टेशन से बाहर निकलता हूं और दाहिनी ओर चलकर रिक्शे से खिरनी बाग की ओर चल देता हूं। इसे सड़क कहूं या गलियारा, गड्ढों से पटी यह सड़क नगर की मुख्य सड़क है। कुछ कहते नहीं बनता, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। अब वो आगे क्या कहते हैं, जब वो अपनी खिरनी बाग के लिए रिक्शा लेता है तो वो सड़कों को देख के ताज्जुब होते हुए क्या कहता है कि इन सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें कहूं या सड़कों में गड्ढे, कुछ समझ नहीं आता। बहरहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु शासन से जरूर कह सकता हूं कि यह एक आयोग बैठा दे जाओ, यह तय करे कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। मैं रिक्शा चालक राम दुलारे से पूछता हूं, तुम बिस्मिल के विषय में कुछ जानते हो? कौन बिस्मिल बाबू? जो तंबाकू की दुकान करते हैं, कबाड़िया है वो। वे तो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक बैठक बिठा के मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि ये जो सड़कें में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। अब वो रिक्शा चालक जो राम दुलारे उनका नाम था, उनसे पूछते हैं क्या तुम बिस्मिल के विषय में कुछ जानते हो? अब वो रिक्शे वाला भी कहते हैं, कौन बिस्मिल बाबू? तंबाकू की दुकान करते हैं, कबाड़िया है वो। वे नहीं भाई, मैं कुछ झूझला कर कहता हूं, अरे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। हाँ बाबू, जानता हूं, उनकी मूर्ति वहीं खिरनी बाग में ही तो लगी है। हर साल वहां जलसा होता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, मिठाई चाय और ना जाने क्या क्या उड़ता है। हम लोगों को सवारियां तो मिलती हैं उस दिन, पर ये नेता लोग पैसे देने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तब वो कहता है, वो बड़ी चिढ़ते हुए कहता है कि नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर रहा हूं, जिनको अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया था।
तो रिक्शा वाला क्या कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उनकी मूर्ति तो खिरनी बाग में लगी हुई है। हमें उस टाइम पे पैसे तो बहुत मिलते हैं, बहुत यात्री जन आते हैं, लेकिन जो वहां के नेता लोग हैं वो पैसे देने में बड़ी दिक्कतें करते हैं। बातें हो रही हैं कि खिरनी बाग आ जाता है। मैं रिक्शा चालक को भाड़ा देकर विदा करता हूँ और खंदकों से पटी हुई सड़क पर बच बचाकर चलता हूँ। काली मंदिर के सामने एक गेट बना है जिस पर बिस्मिल द्वार बिस्मिल नगर लिखा है। एक आधुनिक तरुण से पूछता हूँ, यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल का मकान किधर है? वे कहते हैं, तो मैं नहीं बता सकता, बाहर का रहने वाला हूँ, यहाँ आए हुए अभी 6-7 महीने ही हुए हैं। आप उस पान की दुकान पर पूछ ले लो। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाता है। तो अब बातों बातों में ही इतने में खिरनी बाग आ जाता है। खिरनी बाग उतर के वो उन गड्ढों से बच बचाकर उतरता है, निकलता है और उससे आगे चलकर पूछता है कि यहाँ पर बिस्मिल साहब का घर कहाँ है? तो रिक्शा कहते हैं, मुझे यहाँ पे 5-6 महीने हुए आए हुए, मुझे नहीं पता, आप पान वाले से पूछ लो। और तो और जब वो जो काली मंदिर के सामने एक गेट बना है जिस पर बिस्मिल द्वार या बिस्मिल नगर लिखा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। मुझे बिस्मिल जी का जन्म स्थान बता दीजिए, पान की दुकान वाले से पूछता हूँ। वे कहते हैं, अच्छा आप अखबार वाले हैं, किताब वाले हैं। ओ, आगे वाला जो मोड़ है उस कलिया में चले जाइए, फिर बाएं घूम जाइए। उन्हें निर्देशित रास्ते पर मैं धीरे धीरे चला जाता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक मोड़ पर फिर ठिठकता हूँ। एक विद्यार्थी हाथ में गैस पेपर लिए परीक्षा की तैयारी में पान मसाला चबाता हुआ टहल रहा है और मुंह में कुछ बदबूदाता जा रहा है। मुंह से चिड़ैया नक्षत्र की जैसी फुहारे पन्ने पर पड़ रही हैं। मैं पूछता हूँ, बेटा यहाँ बिस्मिल जी का जन्म स्थान कहाँ है? वह कहता है, वो आगे कुछ हरा पुत्ता मकान जो दिखाई देता है वही है। तो अब क्या हुआ बच्चों, ये आगे पान वाले से पूछे कि बिस्मिल जी का घर कहाँ है, तो उसे न्यूज़पेपर वाला अखबार वाला समझ के बताते हैं कि आप उस कलिया में चले जाइए और बाएं घूम जाइए। अब जैसे जैसे ये जो है वह पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे क्या देखते हैं, रास्ते में एक बंदा अपनी पढ़ाई की किताब खोले कुछ लाल लाल मुंह में चबा रहा था और वो लाल लाल चींटे किताबों पे भी पड़ रही थी। अब वो उससे भी पूछते हैं कि यहाँ पे बिस्मिल जी का मकान का है, तो वो कहता है कि कुछ हरा पुत्ता मकान जो दिखाई देता है वही है आगे। मैं नेपन से आगे बढ़ता हूं और विचारों की लंबी रील मस्तिष्क में चलने लगती है। अपराजय विश्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद का जन्म स्थान स्वतंत्र भारत में पूछ कर खोजना पड़ रहा है, जहां छोटे छोटे चोर भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम पर न जाने क्या क्या किया जा रहा है। उनके नाम पर सड़कें बन रही हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, अस्पताल तैयार हो रहे हैं। वहां एक मकान शहीद जन्म स्थान तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो आगे वे अपने मन में क्या सोचते हैं, जब वो वहां पे चल रहे होते हैं उनके मन में क्या होता है कि एक शहीद की घर पर जन्मस्थल जानने के लिए इतना ज्यादा पूछना पड़ रहा है, वहीं किसी नेता को, किसी भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम पर सड़कें बन रही हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, अस्पताल तैयार हो रहे हैं। यही सोचते वो और एक उसके दिमाग में आता है, और इन सबके नाम पे तो सब बन रही है, लेकिन वहां एक मकान शहीद की जन्म स्थान तक पहुंचने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है। याद आ रही है बिस्मिल की वे लाइनें जो जननी जन्मभूमि के प्रेम में सराबोर होकर उन्होंने फांसी की कोठरी में लिखी थी। हाय जननी जन्मभूमि, छोड़कर जाते हैं हम, देखना है फिर यहाँ कब लौट कर आते हैं हम। स्वर्ग के सुख से भी ज्यादा सुख मिला हमको यहाँ, इसलिए तजते इसे हर बार शर्माते हैं हम। ए नदी नालों तख्तों पक्षियों, मेरा कसूर माफ करना, जोड़कर हाथ तुमसे फरमाते हैं हम। माँ
मुझे इस जन्म में कुछ सुख न दे पाए कभी। वो कहते हैं माँ तुझे इस जन्म में कुछ सुख ना दे पाए कभी, फिर जन्म लेंगे यहीं, यह कॉल कर जाते हैं हम। अब यहाँ पर वो उस शहीद की बातों को याद करते हुए क्या लिखते हैं बिस्मिल जी की, कि हे जन्मभूमि, वो कह रहे हैं कि ये हे जन्मभूमि, हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, देखना है कि हम फिर कब लौट कर आएंगे। स्वर्ग से भी ज्यादा सुख मिला है हमें इस पृथ्वी पर, इसलिए तजते इसे हर बार शर्माते हैं हम। ए नदी नाले पक्षी तकते मेरा कसूर माफ करना, जो भी मुझसे गलती हो वो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, कहते हैं माँ इस जन्म में हम तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाए, लेकिन फिर हम जन्म लेंगे, यह कॉल कर जाते हैं हम। अब उसी गंदी उबड़ खाबड़ नालीम के मकान नंबर 279 के सामने खड़ा हूं। एक मंजिल का अत्यंत साधारण यह मकान हल्के हरे नीले रंग में पुता है। पुरानी चाल के 2 दरवाजे हैं, एक कुछ चौड़ा, दूसरा संकरा। यही वह पावन धरती है जिसमें अंग्रेज साम्राज्य को दहलाने वाले परमवीर राम प्रसाद बिस्मिल ने जन्म लिया था। मैं वहां की धूलि को हाथ से चंदन की तरह उठा लेता हूं और माथे पर चिपड़ लेता हूं। तो आगे क्या, अब वे उनके घर पहुंच जाते हैं और उनके घर के आगे उनके बारे में क्या बताते कि उनका जो मकान है वो हल्के हरे नीले रंग से पुता हुआ है, और तो और वहां पे 2 दरवाजे हैं, जो एक चौड़ा है और एक संकरा है। अब वो कहते हैं यही एक पावन धरती है जहां इन्होंने हमें, जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका ये एक जन्म स्थान है, और तो और वो वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगा लेते हैं। विचित्र बात, इन धूलिकणों में वो चंदन जैसी शीतलता नहीं है, बल्कि चिंगारियों की चुनचुनाहट महसूस हो रही है। शरीर में एक साथ हजारों आग की लपटें भर जाती हैं। अपने आप इंकलाब जिंदाबाद अंधेरों से फूट निकलता है। तो अब वो आगे क्या कहते हैं कि यहाँ पर चंदन जैसी शीतलता नहीं, बल्कि चिंगारियों की चिंचनाहट है, और तो और एक साथ हजारों आग की लपटें भर जाती है उनके मन में, शरीर में, और अपने आप ही अपने अंदर से निकलता है इंकलाब जिंदाबाद। इस घर की छत पर एक युवक खड़ा है। वह कुछ सकपका जाता है, पूछता है काम है भैया। मैं उसे नीचे बुलाता हूं। वह बिल्कुल हक्का बक्का सा खड़ा है, कुछ घबराहट भरे स्वर में कहता है पिताजी को बुलाता हूं। एक गहरे सवेरे रंग का ढलती उम्र का व्यक्ति मार्किन की बनियान और धोती पहने, सिर के अधपके कुतून को दाहिने हाथ से सिलाते हुए अत्यंत विनम्र भाव से मैं मेरे सामने खड़ा है। इनका नाम है श्री नारायण। ये ही इस घर पर के मालिक पुरखा है। तो अब आगे क्या हुआ, अब जब वो इस घर पे पहुंचता है, ऊपर से एक बंदा उन्हें आवाज देता है कि आपको कुछ काम है, और वो बड़ी ही घबराहट से कहते हैं चलो मैं पिताजी को बुलाता हूँ। अब इतने में ही एक बंदा बाहर आता है जिसने बनियान पहन रखा होता है, धोती पहन रखा होता है, और बड़े ही भाव से सामने खड़ा होता है, जिनका नाम है श्री नारायण। अब वो ही इस घर के मालिक पुरखा हैं। यही बिस्मिल जी का मकान है। मेरे यह पूछने पर वे बिल्कुल शांत भाव से कहते हैं हाँ साहब, मैंने इसे खरीदा था। इसे बिस्मिल की बहन ने एक चूड़ी वाले के हाथ 1200 रुपए में बेचा था। उससे एक दूसरे आदमी ने लिया था और मैंने 4000 में उनसे खरीदा था। तो वो कहते हैं कि क्या ये बिस्मिल जी का दुकान है? तो वो कहते हैं कि मैंने इसे खरीदा है, पहले किसी चूड़ीदार से किसी ने 1200 रुपए में खरीदा था, और अब मैंने इसे 4000 रुपए में खरीदा है।
मेरे मन में यह बात कौन जाती है कि इसी मकान में 11 जून 1897 को राम प्रसाद बिस्मिल ने जन्म लिया था और आज़ादी के 50 वर्ष बाद उनकी स्वर्ण जयंती पर भी शहीद वतन के जन्म स्थान की कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। अब मैं मकान के अंदर जाता हूँ, उस स्थान को शीश झुकाता हूँ। यहाँ माता मूलमती की कोख से शेर वतन ने जन्म लिया था। अब वो आगे क्या कहते हैं, जब वो अंदर आते हैं तो उनको क्रोध में आते हैं और वो अपने मन में क्या सोचते हैं, जो राम प्रसाद बिस्मिल ने जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था, अब आज़ादी के 50 वर्ष बाद भी स्वर्ण जयंती पर भी कोई भी उनके शहीद वतन के जन्म स्थान की कोई खोज खबर रखने वाला नहीं है। और तो और जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पे शीश झुकाते हैं और जहां माता मूलमती ने की कोख से शेर वतन ने जन्म लिया था, वहां पे वे शीश झुकाते हुए अंदर घुसते हैं। बिस्मिल इस स्थान पर पैदा हुए थे, यह सोचकर मैं कांप उठता हूँ। उपेक्षा की गहन अंधकार में डूबा वह स्थल हमारी अर्चना का स्थल है, हमारी पूजा का मंदिर है। निस्संदेह यह अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इस मिट्टी का कण कण भारत के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय अस्मिता जताई जाती है, शौर्य और बलिदान की भावना भरता है। मन विहल हो जाता है, आंखों में ग्लानि का सागर उमड़ रहा है और घृणा के करोड़ों बिच्छू डंक मार रहे हैं। अंदर की सांस के साथ शब्द निकलते हैं, इस मिट्टी से तिलक करो, यह मिट्टी है बलिदान की। और मैं बोझिल बन और शीतल तन से उस भूमि पर लौट जाता हूँ। तो अब वो अंदर आकर क्या सोचते हैं कि ये वही जन्म स्थान है जहाँ पे माता मूलमती की कोख से एक शेर वतन जन्मा था। और तो और वहां पे वो उपेक्षा के गहन अंधकार में डूब जाते हैं कि ये सोचकर कि ये एक अर्चना स्थल है, पूजा का स्थल है, ये एक अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि, वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है। इस मिट्टी के कण कण में प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय स्मृति, जातीय शौर्य और बलिदान की भावना है। जब वो सोचते तो उनकी आंखों में ग्वालिन का सागर उमड़ता है, घृणा के करोड़ों बिच्छू डंक मार रहे हैं और अंदर ही अंदर से एक ही शब्द निकलते हैं, वो ये है कि इस मिट्टी से तिलक करो, इस मिट्टी है ये मिट्टी बलिदान की है। और मैं बोझिल मन और शीतल तन से उस भूमि पर लौट जाता हूँ। माँ मूलमती और पिता मुरलीधर के लाडले ने इस घर में किलकारियां भरी थी। यहीं पर तो सोहर गए थे, यहीं ठिठोना लगाकर माँ गाय का दूध पिलाकर मुंह चूमकर अपने पूत को खेलने भेजती थी। बचपन में वीरों की गाथाओं की कहानियां माँ ने उन्हें इसी घर में सुनाई थी। नारायण ऐसे सिद्धू आदमी है कि उन्हें अपनी जन्म तिथि भी नहीं याद। उन्हें यह जरूर मालूम है कि बिस्मिल भैया को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, कब दी गई थी यह वे नहीं जानते हैं। वे कहते हैं मिश्र जी आपको सब कुछ बता देंगे, यही सामने वाला घर है उनका। मैं नारायण के साथ श्री नन्हेलाल मिश्र के द्वार की कुंडी खटखटाता हूँ। तो अब क्या हुआ, अब आगे वो ये सब याद करते हैं कि माँ ने शायद इसी घर में उन्हें दूध पिलाया, खाना खिलाया और वीरों की कहानी सुनाई। और तो और वो अपने मन में कहते हैं कि इस आदमी को शायद जन्म तिथि के बारे में उनको कुछ नहीं पता, बस उन्हें इन्हें पता है कि उन्हें फांसी दी गई थी और कब दी गई थी ये वे नहीं जानते। अब वो कहते हैं कि आपको मैं सब बताता हूँ, आप सामने वाले, यही उनके सामने वाला उनका घर है। तो वे नारायण के साथ श्री नन्हेलाल मिश्र के द्वार पर कुंडी खटकाते हैं। एक झुर्रियोंदार गोरे चेहरे वाले बूढ़े सज्जन धोती कुर्ता पहने, कुर्ते का बटनों के माध्यम जनेऊ निकाले मेरे सामने आ जाते हैं। मैं अपना मंतव्य बताता हूँ। वे मुझे घर के आंगन में एक पुरानी चाल की निवाड़ी की खटिया पर बिठा देते हैं और स्वयं सामने रखी
तिपाई पर एक पैर दूसरे पैर पर रखकर बैठ जाते हैं। मैं बिस्मिल के संबंध में बातें छेड़ देता हूँ। वे कुछ भावुक होकर विस्तार से बताना शुरू करते हैं। मैंने बिस्मिल भैया को तो नहीं देखा है, किंतु उनके माता पिता को खूब देखा है। पिताजी तो मेरे पास जब तक आकर बैठते थे। दूर की कौन, सामने ही तो घर है। मैं उनके पास जाकर घंटों उनके घर में बैठा करता था। वे कचहरी में लेंसदारी करते थे और माताजी घर में रहती थी। उनके पुत्र की याद करके वे गौरव और गर्व का अनुभव करते थे। उन्हें मैंने रोते कभी नहीं देखा। वे बताया करते थे कि बिस्मिल के बाबा उन्हें खूब दूध पिलाया करते थे। बिस्मिल के बचपन के बारे में वे जब तक बताया करते थे। तो अब क्या हुआ, अब वो सामने वाले घर में जब गए तो वहां पर एक आदमी था जो झूरेदार वाले गहरे चेहरे वाले बूढ़े सज्जन थे, जिन्होंने धोती कुर्ता पहन रखी थी और कुर्ते के बटनों के मध्य जनेऊ निकाले में उनके सामने आ गए। फिर उन्होंने अपने सामने बिठाया और उनके सामने एक पुरानी ही कुर्सी पर बिठाया और खुद भी वहीं पैर एक के ऊपर एक करके बैठ गए। और वहां पे उन्होंने कहा, मैं बिस्मिल जी से तो नहीं मिला हूं। जब उन्होंने बिस्मिल जी के संबंध में बात छेड़ी तो कहते हैं भावुक होकर कि मैंने उन्हें तो कभी नहीं देखा, बट उनके माता पिता को देखा है। मेरे पिताजी खूब बातें करते थे। वे सामने ही रहते थे और तो और वो खूब बातें बताया करते थे। वो बड़े ही हमें गौरव और गर्व का अनुभव कराते थे और उन्हें मैंने रोते कभी नहीं देखा। बट उन्होंने मुझे ये जरूर बताया बाबा ने कि उनके जो बाबा थे वे उन्हें खूब दूध पिलाया करते थे। बिस्मिल के बचपन के बारे में जब बताया करते थे। मिश्रा जी आगे बढ़ते हैं। हमसे बिस्मिल भैया के पिताजी घरेलू बातें किया करते थे। वे बहुत वीर स्वभाव के थे। बिस्मिल भैया की बहन एटा में ब्याही थी। वे इस मकान में 1-2 वर्ष रही थी। अब वे इस दुनिया से चल बसी। उनके लड़ाकू बहू हैं। वे भी 2 बार यहाँ आए हैं। तो अब क्या हुआ, अब वो आगे बताते हुए क्या कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे वे घरेलू बातें किया करते थे और तो और वे बड़े वीर स्वभाव के थे। बिस्मिल भैया की जो बहन थी वो भी यहीं ब्याही थी और 1-2 वर्ष आ रही थी, लेकिन फिर अब वे दुनिया से चल बसी हैं। उनके लड़का बहू है, वे भी 2 बार यहाँ आए थे। जो उनके लड़का बहू है वो 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं, वे बताते हैं। जब भैया के पिताजी नहीं रहे थे तो सन 47 में देश की आज़ादी के बाद उनके माताजी के पास देश के विभिन्न अंगों से मनी ऑर्डर आया करते थे। मैं ही उनकी गवाही करता था। यह मकान बिस्मिल की बहन से 1200 रुपये में चूड़ीदार वाले विद्याराम ने खरीदा था। विद्याराम से एक पंजाबी ने और बाद में नारायण ने। अब वो आगे क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे जब भैया और पिताजी नहीं थे तो 47 में आज़ादी के बाद माताजी के पास देश के विभिन्न भागों में मनी ऑर्डर आया करते थे और उनकी गवाही करता था। अब ये मकान जो है वो पहले बिस्मिल की बहन ने 1200 में खरीदा था, फिर एक चूड़ी वाले ने और अब ये नारायण जी ने खरीदा हुआ है ये घर। पास में बैठे नारायण हामी भरते हैं। हाँ भाई साहब, मिश्र जी ठीक बता रहे हैं। इसी बीच मिश्र जी की धर्मपत्नी जो अभी तक गुप्पी साधे बैठी थी कहती है, बिस्मिल भैया की महतारी गिरेवा धोती पहनती थी। आज पुरानी चाल की एक पल्ले वाली धोती को सिर के ऊपर से खिसकाते हुए कहती है, बिस्मिल भैया की महतारी इसी मेरे आंगन में बैठा करती थी और अपने पुत्र को की यादों के पुलिंदे खोलती थी। कभी कभी तो वह अत्यधिक भावुक हो जाती थी, पर क्या मजाल है जो आंखों से एक आंसू टपके। वह बताती थी कि भैया जब आर्य समाज में जाने लगे तो पिताजी बहुत नाराज होते थे, किंतु मैं भैया को उत्साहित करती रहती थी। तो वो आगे क्या बताते हैं कि वह अपने सर पे पल्लू लेते हुए क्या बताती हैं, जो बिस्मिल जी की महतारी थी वो इसी आंगन में बैठती थी और अपने पुत्रों को याद करके खूब भावुक हो जाती थी, बट मजाल है जो उनकी आंखों से एक आंसू भी गिर जाए। वह ये बताती
वह बताती थी कि भैया जब आर्य समाज में जाने लगे तो पिताजी बहुत नाराज होते थे, बट मैं उनका उत्साह बढ़ाती थी। मिश्र जी किंचन गंभीर होकर कहते हैं, इस शहर की दुनिया में नाम करने वाला यह घर एक इतिहास है, किंतु शासन में बैठे लोग अपने अपने इतिहास को उजागर करने में जुट रहे हैं, पर जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली उन्हें बुला दिया। हम लोग तो समझते थे कि यहाँ स्मारक जरूरी बनेगा, यादगार की वजह से ही मैंने इस घर को नहीं खरीदा था, किंतु अपने देश में सब कुछ है देशभक्ति छोड़कर। तो वो आगे क्या कहते हैं, वो बड़े ही गंभीर होकर कहते हैं कि इस शहर में दुनिया में नाम करने वाला यह घर एक ऐतिहासिक, वो कहते हैं ये घर एक बहुत ऐतिहासिक है। मैं पहले इस घर को खरीदना चाहता था लेकिन मेरा मन नहीं करा, लेकिन मैं एक बात समझ चुका हूँ कि इस देश में सब कुछ है देशभक्ति छोड़ के। लोगों के मन में कोई देशभक्ति नहीं है, किसी को अपने जो पूर्वज है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था उनके बारे में कुछ नहीं पता। एक घर ढूंढने में भी इतना टाइम लगता है, आज के टाइम पे नेताओं के नाम पे इतना कुछ है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बिस्मिल के विषय में कहा जाता है कि वह रुद्र, आनंद प्रकाश परमाहन तथा महंत आदि छद्म के क्रांतिकारियों को पत्र लिखते थे। नारायण जी व मिश्रा जी से विदा लेकर मैं गली गली चला आ रहा हूँ। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, थोड़ी दूर पर सड़क की बाई और एक व्योवृद्ध वैद्य जी पुरानी चाल वाली आराम कुर्सी पर आसानी से आसीन है। कमरे में अलमारियों में दवाएं भरी शीशियां करीने से सजी है। एक आदमी बोरा बिछाए इमामदस्ते कुछ बड़ी जड़ी बूटियां कूट रहा है। मैं उनसे बिस्मिल के बारे में पूछता हूँ। वह संजीदगी के स्वर में खासते हुए कहते हैं, मैं तो क्या कहूँ। तो वो कहते हैं मैं तो क्या कहूँ। तब आगे क्या हुआ, अब वो उनसे विदा लेते हुए आगे निकलते हैं और गली गली चलते हैं। वहां पर वो सड़क पे देखते हैं कि एक बुजुर्ग इंसान पुरानी तरीके की कुर्सी पर बैठे हैं और एक आदमी दवाई भरी शीशियों को रखा हुआ है एक अलमारी में, और एक आदमी बोरा बिछाए कुछ जड़ी बूटी कूट रहा है। तो वो उससे बिस्मिल जी के बारे में पूछते हैं। वो खास हुए कहते हैं, मैं तो क्या कहूँ, मैं शर्म से गड़ जाता हूं जब कोई मुझसे उनके विषय की बात चलाता है। काकोरी केस के जितने शहीद हुए सभी के प्रति घोर उपेक्षा की गई। सामने की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं, वो देखिए बिस्मिल की प्रतिमा लगी है, किंतु उसकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। किससे कहा जाए, कोई तो सुनने वाला नहीं है। उनकी माताजी तो आजादी के बाद तक जीवित रही, किंतु किसी ने उनकी खोज खबर नहीं ली। तो अब वो आगे क्या बताती है कि मैं क्या कहूँ, मेरे से तो कोई बिस्मिल जी की बात करते तो मैं तो शर्मसार हो जाता हूँ। वो देखिए उनकी मूर्ति तो लगी है, बट उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। उनकी माताजी देश आजाद के बाद भी जीवित रही, पर किसी ने उनकी खैर खबर तक नहीं ली। बिस्मिल की माताजी ने उन्हें ऐसा गाड़ा था कि वे देश के लिए कुर्बान हो गए। माताजी के द्वारा दिए गए 125 रुपए से ही तो उन्होंने ग्वालियर में टोपीदार 5 फायर वाला रिवॉल्वर खरीदा था। यहीं गर्रा नदी के किनारे ही तो वे अभ्यास करते थे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए माताजी ने ही उन्हें पिताजी के विरोध के बावजूद रुपए दिए थे। तो वह आगे क्या बताते हैं कि माताजी द्वारा 125 रुपए दिए से ही उन्होंने रिवॉल्वर खरीदी थी, और पिताजी के विरोध करने के बाद भी उन्होंने उन्हें पैसे दिए थे। वो यहीं पर अभ्यास करते थे, और उन्होंने कितने की खरीदी, टोपीदार 5 फायर वाला रिवॉल्वर खरीदा था उन पैसों से। अब आगे पढ़ते हैं। ऐसी वंदनीय जननी को तो स्वतंत्रता के बाद भी पूजा होनी चाहिए थी, किंतु वे उपेक्षा के ग्रत में पड़ी रही। कोई और मुल्क होता तो उन्हें आदर से सम्मान से पाठ दिया जाता, किंतु हम तो सच में कृतघ्न की ही निकले।
अब मैं नगर पालिका की ओर चल पड़ता हूँ। टाउन हॉल के सामने कुछ व्यापारी हड़ताल पर बैठे हैं। उनमें एक सभासद भी है जो उनसे बिस्मिल के विषय में पूछताछ करता हूँ, किंतु उन्हें इस विषय में कोई रुचि नहीं है। कई और नवयुवक वहीं खड़े हैं। उनसे बातचीत करने पर पता चला है कि बिस्मिल का जन्म स्थान तक नहीं जानते। तो अब आगे क्या हुआ, वह उन्हें कहते हैं कि और कोई क्रांतिकीर की माँ होती तो वह उन्हें आदर से रखते, वह तो वह देवी थी जिनको आगे भी पूजा जाना चाहिए था, बट हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। वाकई में हम बड़े ही कृतघ्न हैं। आगे वो चलते हैं सड़कों पे, तो उन्हें काफी युवक मोर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, वहां पे हड़ताल करते हुए। वो उन युवकों से पूछते हैं बिस्मिल के बारे में, उन्हें कुछ नहीं पता था। और तो और जो वहां के जवान युवक थे उन्हें भी बिस्मिल के बारे में कुछ नहीं पता था। इसी परिसर में टाउन हॉल के सामने बिस्मिल की प्रतिमा के पास अशफाकुल रोशन सिंह और प्रेम कृष्ण खन्ना की प्रतिमाएं भी लगी हैं। इन रंगी चुगी प्रतिमाओं का लखलखाव अच्छा है। यही शहीद द्वार भी है। घूमता घूमता लाई चना कटुकता में नगर की चौड़ी धचकोलोदार सड़क पर रिक्शे पर चला जा रहा हूं। अब वो आगे चलते जाते हैं जहां पे उन्हें कई और स्मृतियां दिखाई देती हैं और वहां पर शहीद द्वार भी है। अब वो घूमते घूमते लाई चना कटुकता में नगर की चौड़ी धचकोलेदार सड़क पर रिक्शे के लिए पहुंच जाते हैं। बालिका विद्यालय की हाई स्कूल की छात्राएं भेड़ों की तरह झुंड में छुट्टी के बाद चली आ रही हैं। मैं रिक्शा से नीचे उतर पड़ता हूं और उनसे पूछता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल को जानते हो? सब लड़कियां नीचे मुंडी झुका लेती हैं, किंतु उनमें इसे एक कहती है, हाँ जानती हूँ, वे क्रांतिवीर थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। काकोरी केस में उन्हें फांसी दी गई थी। जब वो उन स्कूल से आई बच्चियों से बिस्मिल के बारे में पूछते हैं तो वो सब नीचे सर झुका लेते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्ची क्या कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े थे और काकोरी केस में उन्हें फांसी भी दी गई थी। अब मैं रेलवे स्टेशन की ओर चल देता हूं। तन रिक्शों पर है और मन सोच रहा है कि 16 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल की कटोरी में बिस्मिल ने लिखा था, मुल्क पर कुर्बान हो जाने के अरमा दिल में है। इस दिन के ठीक 3 दिन बाद यानी 19 दिसंबर को प्रातः 6:30 बजे उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। अब उनका तन तो रिक्शे पे था लेकिन मन सोच में था। उनके मन में बिस्मिल की वो बातें याद आ रही थी कि अब वे इस देश को छोड़ के जा रहे हैं और मुल्क पर कुर्बान हो रहे हैं, और उसके ठीक 3 दिन बाद उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।